निधि पाटला ये बचपन से ही टॉम बॉय थी। इनको लिखने का शौक था, इसीलिए इन्होंने स्कूल के बाद पुणे में जर्नलिज्म कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेटर ऑन ये जॉब करने लगी एक एड एजेंसी में जिसका नाम वॉल्टर थॉमसन एजेंसी था। वो वहाँ एज अ सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया करती थी। बट नीति धीरे धीरे अपनी जॉब से बोर होने लगी और उसे छोड़ने का फैसला किया। एक दिन ये सेसमे स्ट्रीट के वर्कशॉप में चली गई एंड वहाँ गली गली सिम सिम शो के मेकर्स उस शो के बारे में बता रहे थे कि ये शो बच्चों को एजुकेट करेगा कार्टून के माध्यम से। तो नीति ने वहाँ कुछ जुगाड़ करके राइटर की जॉब करने लगी। ये वहाँ 16-16 घंटे काम किया करती थी। ये कहती हैं कि वहाँ मुझे मजा आ रहा था। काम एग्जॉस्टिंग तो था बट एक्सिलरेटिंग भी था। 3 साल तक वो वहाँ काम करती रही। एक दिन वो स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाती हैं जहाँ कॉलिन मॉशरे एंड ब्रैंड शेरवुड परफॉर्म कर रहे थे। ये कॉमेडियंस किसी को ऑडियंस में से रैंडमली बुलाते हैं तो नीति उनके पास चली जाती है और उनके कहने पे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स निकालने लगती है उनके बैकग्राउंड में, जो कि बहुत फनी और लुभावने होते हैं। उसके एक हफ्ते बाद वो खुद अपना स्टैंड अप एक्ट करना चालू कर देती हैं। शी सेज कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। नीति कहती हैं कि आप लाइफ में नेगेटिव माइंडसेट से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए जब तक आपको सक्सेस न मिल जाए बस पॉजिटिव रहो। इन्होंने अपना पहला स्टैंड अप दिल्ली के अप स्केल कैफे में किया था। इन्होंने एक मेल डोमिनेंट फील्ड को चूज किया था। जब ये गली गली सिम सिम शो छोड़ के स्टैंड अप करना चालू कर चुकी थी तो सब ने इनको कहा कि तुम क्या ही करके मानोगी, बट इनके हस्बैंड ने इन्हें सपोर्ट किया। और उस टाइम उनके हस्बैंड भी 19 साल काम करने के बाद अपना वेंचर खोलने की तैयारी में थे, तो इनके फंड्स फ्लक्चुएट करने लगे। नीति कहती हैं कि जो लड़की 200 रुपए को यूं ही खर्च कर दिया करती थी अब वो पाई पाई का हिसाब रखने लगी थी। इनको इनके पहले स्टैंड अप के लिए 5,000 रुपए मिले थे। 15 मिनट के शो के बाद नीति को लोगों की खूब तारीफ मिली इन अ फॉर्म ऑफ क्लैपिंग। उसके बाद नीति के कैलेंडर गिग्स से भर गए, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, शोज हो, एंड इन्होंने 2015 में मिस वर्थ शो में भी स्टैंड अप किया था। ये कहती हैं कि क्योंकि मैं लड़की हूँ तो लोग कभी कभी मेरा एक्ट देखने की बजाय मुझे देखने लगते हैं। ऐसा ही हुआ था जब मुझे दुबई से एक शो का ऑफर आया था। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे से ज्यादा वहाँ चेयर लीडर्स अच्छी लगेंगी। इवेंचुअली वो मुझे बहुत अच्छा पे कर रहे थे लेकिन मैं नहीं गई। जब नीति की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तब इनके पेरेंट्स को समझ आया कि ये लाइफ में कुछ कर रही हैं। तब उनको ये समझ में आया कि कॉमेडी भी एक करियर हो सकता है। नीति कहती हैं कि जब आप परफॉर्म करो तो मेक श्योर करो कि यू आर ओनली अ परफॉर्मर, नॉट अ गर्ल और नॉट अ बॉय। और यही बात एस्पायरिंग कॉमेडियंस को भी वो बोलती हैं जो इनके मेंटर टॉम स्टैड ने इनसे कही थी। अपार्ट फ्रॉम नीति ने कॉमेडी के अलावा ओ तेरी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है जो फिल्माई गई थी पुलकित सम्राट में। ये मूवी सुपर हिट तो नहीं हुई बट इससे ये साबित हो गया कि नीति के पास लोगों को हंसाने की काबिलियत है। 2013 में एक इवेंट में इनको देवी अवार्ड भी मिला है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। नीति कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने वो पुराने ऑफिस वाले दिन मिस करती हूँ, वो मंडे वाला बर्नआउट जब आपके पास टारगेट्स और डेडलाइंस होती हैं कंप्लीट करने के लिए। नीति उन लोगों को यही एडवाइस देती हैं जो लोग रैट रेस से निकलना चाहते हैं कि पहले अपना बैकअप देखो, क्योंकि फिर आप इधर के रहोगे न उधर के। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लो रादर देन ओ शिट सोचने से व्हाट इफ की सोच रखो। एग्जाम्पल, अगर मैं इस काम को कर लूं तो, ना कि काश मैंने वो काम कर लिया होता। आप एक्शन लेने से मत डरो। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका माइंड नेगेटिव है। पहले आप अपने आप पर काबू पाओ। आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा। पैसा तो सब कमाते हैं बट आप वो करो जो आपको पैसा कमाने के साथ साथ मजा और खुशी दे। नीति के पेरेंट्स पहले उन्हें बोला करते थे कि स्ट्रेंजर से दूर रहो, लेकिन अब नीति कहती है कि इसकी स्ट्रेंजर्स के सामने ही मुझे परफॉर्म करना पड़ता है। कॉमेडी इज अ लोनली वर्ड। आप शोज के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करोगे, आप अमूमन अकेले ही रहोगे। नीति कहती हैं लेकिन मुझे इसमें मजा आता है। एक टाइम आएगा जब आप अपने आभारी होगे ये सोच के कि मैंने उस टाइम ये चीज ट्राई कर ली और आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज के कारण। इसीलिए अगर आपके पास आइडिया है तो उसमें एक्शन लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो कोई दूसरा उसमें एक्शन ले लेगा। नीति स्पेशली एस्पायरिंग वुमेन कॉमेडियंस को ये एडवाइस देती है कि आपको शर्म लिहाज छोड़ना होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पास होना चाहिए एंड आप अपने आप में कंफर्टेबल रहने चाहिए।
मालिनी अग्रवाल, इनके फादर आर्मी में थे, जिस वजह से वो कभी एक प्लेस में नहीं रही। वो 14 साल की उम्र में आते आते बहुत एक्सप्लोर कर चुकी थी, जो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइफ टाइम में करते हैं। देन वो दिल्ली में सेटल हो गए। इनको पहले लॉयर बनना था, बट अचानक से इनका इंटरेस्ट क्रिएटिव आर्ट एंड लैंग्वेज में जागने लगा। इन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया जिसमें इनको डांस करना था। इनकी कोरियोग्राफर रोनिका जैकब को डांस करता देख इनको भी डांस में इंटरेस्ट आने लगा और ये डांस भी करने लगी। इन्होंने चैनल वी के म्यूजिकल शो में भी एज अ बैकग्राउंड डांसर भी परफॉर्म किया है पीटर एंड्रे के पीछे। जब ये 15 साल की थी तो इनकी लिखी पोयम रीडर डाइजेस्ट नाम के प्लेटफॉर्म में अपने कॉलम में छापी। कॉलेज टाइम में ये कवरिंग दिल्ली सिटी लाइट्स नाम के पोर्टल के लिए भी काम किया करती थी। जब मालिनी मुंबई आई तो उस टाइम इनके पास सिर्फ 40,000 रुपए थे और ये 625 रुपए का रेंट देकर 6 लड़कियों के साथ एक रूम में रहा करती थी। इन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब किसी टेक स्टार्टअप में की थी। देन वो MTV में काम करने लगी एज अ वेब चैनल हेड। देन इन्होंने एज एन RJ 8 साल भी काम किया। इनके पॉपुलर शोज हॉर्न ओके प्लीज, 2.25 टाइम विद मालिनी और ये अपने शोज में डेटिंग का कॉन्सेप्ट भी लाने लगी थी। कुछ टाइम बाद इन्होंने चैनल भी ज्वाइन किया एज एन हेड ऑफ डिजिटल कंटेंट। साथ साथ वो लिखा भी करती थी। उस टाइम इंटरनेट इवॉल्व होना शुरू ही कर रहा था। ट्रैवल, लाइफस्टाइल, बॉलीवुड एंड फैशन, इन सब में इनका खासा इंटरेस्ट है। एक दिन इनके फ्रेंड ने इन्हें एक ब्लॉग के बारे में बताया जो कि ParisHilton.com था और मालिनी से कहा तुम क्यों नहीं एक ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करती। मालिनी को काफी अच्छा लगा एंड उन्होंने फिर प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू किया। साथ साथ में वो इवेंट्स भी किया करती और शो भी किया करती और अपने ब्लॉग को टाइम भी दिया करती, ऐसा सोच के कि मुझे एटलीस्ट इसे 1 साल देना है। उन्होंने अपना शो भी स्टार्ट किया TLC चैनल में जिसका नाम था मिस मालिनी वर्ल्ड। जहां भी वो जाती, चाहे वो अब्रॉड लोकेशन हो या किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना हो, वो उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके अपने शो में दिखाती। ये उस बोरिंग एंटरटेनमेंट शो की तरह नहीं था जिसमें एंकर बोरिंग तरीके से न्यूज पढ़ता है एंड विजुअल्स दिखाता है। मालिनी के हस्बैंड इनके ब्लॉग की मार्केटिंग का काम करते हैं और मालिनी क्रिएटिव फील्ड का। इनके ब्लॉग को 14 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर विजिट करते हैं हर मंथ एंड इनका 1 मिलियन से ज्यादा का फैन बेस है। अगर आप ये सोच के ब्लॉग बना रहे हो कि इसमें बहुत पैसा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको अपने काम से प्यार करना होगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे ब्लॉगिंग से भी। काम के प्रति पैशनेट रहो। मालिनी कहती हैं जब मैं मुंबई आई तो लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की बिना किसी मतलब के। इससे मैंने ये सीखा कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो बिना एक्सपेक्टेशन तो वो हेल्प घूम के आपके पास जरूर आती है। वो कहती हैं कि आंखें बंद करके देखो और उस काम के बारे में सोचो जो आप बिना पैसों के भी कर सकते हो, बिना रुके, बिना थके, जिससे आप बोर ना हो। उसी को अपना पैशन बनाओ और उसके लिए काम करो। जो लोग सेल्फ मेड हैं वो मालिनी को बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। बहुत क्लीशे होगा कि आपको मुंबई में गॉडफादर की जरूरत होती है। आपको जरूरत होती है तो सिर्फ पैशन की। मालिनी कहती हैं कि हम उस जनरेशन में रहते हैं जहां हर चीज पॉसिबल है, आपको सिर्फ एक्शन लेना होगा। एंटरप्रेन्योरल फेंस में खड़ी वुमेन्स को मालिनी ये एडवाइस देती हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। सोनम कारला कहती हैं कि उनको मोटिवेशन उनके पिता से मिलती है जिनका एटीट्यूड हमेशा से ही नेवर गिव अप का रहा है। इसका उन्होंने अपने रूम डोर में भी पोस्टर लगाया है। सोनम ने फाइन आर्ट से बैचलर की है दिल्ली से। उसके बाद वो एक एड एजेंसी में काम करने लगी जहां उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी पोजीशन बना ली थी। वो उस टाइम एड भी लिखा करती थी एंड उनकी लिखाई फाइनल एड शूट के लिए भी जाया करती थी। क्योंकि सोनम को सिंगिंग में इंटरेस्ट था, जब से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थी तो उनकी सिंगिंग छूट सी गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने शुभा मुदगल से अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया था। ऑफिस के बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उनको दोबारा म्यूजिक कंटिन्यू करने का सपोर्ट उनके पति और उनकी माँ से मिला। अपने बॉस से 3 महीने का सबैटिकल लेने के बाद वो म्यूजिक को फुल टाइम देने लगे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी आवाज पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उनको एक टाइम थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ था। इसी कारण उनकी आवाज थोड़ा चेंज हो गई थी। वो अपनी सिंगिंग कंटिन्यू ही रखती हैं। ऑल ऑफ सडन इनको BBC की तरफ से एक ट्रैवल शो होस्ट करने का ऑफर मिलता है जहां इन्हें उस शो को
होस्ट करना था और इससे पहले वो स्टार प्लस में मुसाफिर हुई यारो शो कर चुकी थी। इन्होंने कार रिव्यू शो भी किया था जो कि BBC की ही तरफ से था, जिसमें इनको कार को रिव्यूज करना होता था। इस टाइम तक ये अपनी सिंगिंग चालू रखती हैं। जब इन्हें रियलाइज होता है कि मेरी सिंगिंग वापस उसी ट्रैक में आने लगी है, तो वो सब छोड़ के अपनी गुरु शुभा मुद्गल के साथ कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू कर देती हैं एज अ सिंगर। उस टाइम सोनम को पता चलता है कि इनकी माँ को 4th स्टेज कैंसर है। वो उनका ट्रीटमेंट जगह जगह कराने लगती हैं क्योंकि सोनम की माँ को लास्ट स्टेज कैंसर था, इसीलिए उनके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था। ये न्यूज सबको हिला के रख देती है। इसीलिए सोनम अपने आप को और बिजी करने के लिए थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेती है, जहाँ वो एक्टिंग के गुण सीखती है। इनके गुरु अमल अल्हाना वो इनको सिखाते थे कि आप कैसे डीपेस्ट लेवल तक जा सकते हो उस कैरेक्टर के जिसे आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप प्ले कर रहे हो। वो कहते थे कि एक्टिंग आपको स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम बहुत अति संवेदनशील भी बनाता है। एड एजेंसी में सोनम की जॉब 2000 में लगी थी एंड 2006 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिकल शो किया था दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जिसमें उन्होंने जैज, ब्रॉडवे एंड बहुत सारे जॉनर गाए थे और उनकी माँ ने भी वो शो देखा था पहली रो में बैठकर। क्योंकि सोनम बहुत सारे जॉनरा गाती हैं, इसीलिए ऑथर के पूछे जाने पर कि आप ये सब कैसे गा लेती हैं, तो सोनम कहती हैं कि भगवान एक है, भगवान का कोई रिलीजन नहीं है और रिलीजन भगवान नहीं है। धीरे धीरे इनको शो के ऑफर आने लगे। एक दिन इन्हें सूफी इनायत की बर्थडे पार्टी में गाने का ऑफर मिला, जिसको लेके काफी एक्साइटेड थी। सोनम कहती हैं कि उनको उस मोमेंट में डर लगा जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो एक लेडी उनको आके कहती है आपकी आवाज और आपका गाना भगवान से जुड़ा है। मानो उस टाइम सोनम को लगा कि उनकी माँ उन्हें ऊपर से ब्लेस कर रही है। उनकी टीम में क्रिश्चियन कीबोर्ड प्लेयर है, मुस्लिम सारंगी प्लेयर है एंड हिंदू फ्लोरिस्ट है। वो खुद सिख हैं। म्यूजिक के जरिए वो सबको एक मैसेज देती हैं कि हम सब एक हैं। शुभा मुद्गल इनसे कहती थी कि तुम्हें म्यूजिक को जीना पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छी सिंगर बन पाओगी। सोनम ने काफी शोज भी किए अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, उनकी एडुकेशन में फंड रेज करने के लिए। सोनम कहती हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि औरतें आदमियों के बराबर नहीं, उनसे बेहतर हैं। सोनम ने अब्रॉड लोकेशन जैसे इजिप्ट, नेहरू सेंटर लंदन, शिकागो, टेम्पल बिल्डिंग US, एम्बर्ट फोर्ट जैसी जगहों में शो परफॉर्म किए हैं। एंटरप्रेन्योरल फेंस में खड़ी वुमेन्स को इनकी एडवाइस यही है कि अगर आपके पास एक जेन्युइन आइडिया है और आपको अपने ऊपर बिलीव है, तो उस आइडिया के लिए एक्शन लो एंड जंप मार दो। ऐसा मत सोचो कि आगे क्या होगा, क्या आप डूबोगे या फिर आप फ्लाई करोगे, बस उसे कर दो एंड भगवान भी आपको शक्ति देगा आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये मुझे मिली है डेयर टू बी नाम की बुक से। अगर आप भी चीज़ों के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।